मुफ्त में नहीं करेंगे, करो, काम करो। कुंद कुंद की वाणी, गुरुदेव श्री की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम पड़े। मेरी पत्नी दूसरी महिला को एक गुप्त बात बता रही थी, मैंने सुन ली, आपको तो मैं आपको बता दूं। किसी को मत बताना। कि 5-7 लोग आए मेरे पास, सही घटना है कल की, शास्त्र के सामने बोल रहा हूं, सही घटना, कि दादा हमें आपके सामने बैठ के पूरा वैराग्य पढ़ना है आदि से अंत तक। बच्चे ही थे अपने, 8-10 बच्चे यहीं आए हुए हैं, ये पिंकी वगैरह। हाँ, कि ये हमें आपके सामने बैठ के पढ़ना है, तो आप हमें समय दे दो। अब यहाँ तो बहुत फुर्सत है नहीं, तो पत्नी ने कहा इधर इधर आओ, इधर आओ, उनसे कुछ मत कहो, मैं बताती हूँ ना, वो चाबी तो मेरे पास है, तुम तो आ जाओ, उन्हें सो जाने दो और अपने यहाँ पढ़ेंगे। 8 घंटे बाद उठ के अपने आप आ जाएंगे और फिर तुम रात भर पढ़ना। अमेरिका में ऐसा हुआ था, शिकागो में, बहुत तबीयत खराब थी, बैठ नहीं सकते थे, जाके सो गए थे। अब हमने पढ़ना शुरू किया बैठ के, अब 8 बजे से कौन सोए, कैसे सोए, तो उठ के आ गए, सुबह 4 बजे उठे ही नहीं। अरे इनकी तरकीब ये है, मैं चाहता हूं सब ऐसे पागल बने समय सार के, आत्मख्याति के काल में आए ना, तो ये फिर कहने की जरूरत नहीं पड़े हैं? ये क्यों नहीं कहते हो कि ये अर्थ सहित बताएगा तो डबल टाइम लगेगा, तो अगली साल आप बुलाना ना, अगली साल तो 5 दिन का नहीं, ये 10 दिन का रखना। क्यों नहीं हो सकता बसंत भाई, ये 10 दिन का नहीं हो सकता। इनका तो मन बिगड़ रहा है। ये कह रहे थे मेरे से कि दादा अपन हर साल यहीं रखें तो क्यों महिपाल जी, मैंने कहा जल्दी मत करो एक निपट जाने दो शांति से। मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ समय सार की बात आपसे कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना स्वस्थ दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ से सीधा अस्पताल जाने वाला हूँ, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, और उसके बाद फिर अपन कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे जरूर मिलेंगे, आप समझ में आया ना लेकिन इसके लिए मैंने ये बचा के रखा था। डॉक्टर ने तो मुझे यही समझ दिया था कि नहीं, मैं समय शकर के पहले तो नहीं कराऊंगा, किसी कीमत पर नहीं कराऊंगा। हमारे बाबू चाचा है ना, हमारे अध्यक्ष महोदय, वो तो मेरे से कहते दादा आप क्यों नहीं, आप तो करा लो। ये क्यों, ऐसे तो चलते ही रहेंगे, 12 माह से चलते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, फिर आपको कभी कभी तो कराना ही पड़ेगा ना, आपको आप तो करा लो। तो मैंने कहा बाबू चाचा आप तो ठीक कहते हो, लेकिन ये बच्चे नहीं मानते हैं, क्या करें। फिर मैंने बच्चों से कहा कि बाबू चाचा तुमसे कहेंगे तो फिर हाँ मत कर देना, नहीं तो मुझे अभी कैंसिल करना पड़ेगा। अरे मैं तो इसमें मुझे आनंद आता है, हैं? मुझे बहुत आनंद आता है। मैं आपसे बोलता हूँ, समय सार कलश मेरे को 24 घंटा सुनवा लो, ना मुझे भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगी, कुछ नहीं होगा। एक दफा नहीं, सैकड़ों बार सुना है मैंने। मैं गाड़ी में जाता हूँ, कहीं मंगलायतन जाता हूँ जयपुर से, 1 सेकंड बंद नहीं करता हूँ, कैसे चालू रहती है। और सबसे पहले समय सार कलश, कितना प्यारा लगता है मेरे को, सोच नहीं सकते हैं। ये समय सार की वाणी तो ये इनके माथे में वैसे ही नहीं लिखी गई, ये उन कारीगरों से काम नहीं चलता।
उन मशीनों से काम नहीं चलता कि फटाफट लेकर के इस मशीन में खोद दी। इनमें कितनी दिक्कत है अजित भाई, कहाँ है? मैं बताता हूं आपको कितनी दिक्कत है। पहली दिक्कत तो कच्चा मटेरियल नहीं मिलता। किसके माथे में लिखे? संगमरमर के पाटिया तो है नहीं, इटली से बुला लें। ये तो यही हिंदुस्तान के हमारे बच्चों को ही माथे पर ऐसी बुद्धिमान बच्चे और जिन्हें ऐसी रुचि हो इस उम्र में, ऐसे बच्चे चाहिए कि नहीं? बोलो, किनके माथे में ये लिखें? तो कच्चा मटेरियल मिलना बहुत कठिन, फिर लिखने वाले मिलना बहुत कठिन। मैं शांति पाटिल की प्रशंसा करता हूं तो मेरे विद्यार्थी लोगों को बहुत जलन होती है। आप शांति की बहुत प्रशंसा करते हो, शांति की। मैंने कहा शांति आत्मख्याति पढ़ाता है और मैं सुनता हूं रोजीना, मैं उसका विद्यार्थी हूं, एक एक पंक्ति सुनता हूं, मुफ्त में नहीं कहता हूं मैं कि उसको जितना मर्म ख्याल में है और जितनी बारीकी से वो पढ़ाता है उस पर रीझता हूं मैं। मेरे से झूठी प्रशंसा कराना आसान नहीं है, करा के देख लेना, नहीं कहला सकते हो। समझ में आया ना? हम क्या ऐसा पहला माथा चाहिए, वो माथा कहां से मिले? इस साल गई हमसे बोले कि विद्यार्थी 98% के आए हैं विदिशा शिविर में भर्ती होने के लिए। क्या दादा अपन को कितने भर्ती करना? वे कितने निकल रहे इस साल? कि 30 निकल रहे। 30 तो कर लेना। क्या कह रहा है? आए कितने हैं? कि 100 सवा 100। 100 सवा 100 नहीं हो सकते। मैंने कहा जितने ये बन हो एक नहीं छोड़ना, सब भर्ती करो, किसी से नहीं पूछना, जो भी होगा करेंगे, जैसा भी होगा जैसा करेंगे। अभी ऐसे आदमी 10-20 मेरे पास हैं कि जिनसे मैं कह दूंगा तेरे 10 विद्यार्थी तेरी तरफ से, तो वो मेरे मना नहीं करेंगे। फिक्र मत करो तुम, करो भर्ती। 30 की जगह कितने करे भर्ती है? 60 कर लिए थे भर्ती, 5 चले गए, 55 रह गए। 57 हैं अभी इस साल नए विद्यार्थी। 30 से ज्यादा कभी नहीं रखता था, 188। और मेरे लिए तो ये पुराने भी नए ही हैं। ये विद्यार्थी आ जाते हैं मेरे पास तो मुझे प्रवचन करने में बहुत मजा आता है। इनको वो बारीक से बारीक बात हम बता सकते हैं ना, हम इनको खोल खोल के वो बात बता सकते हैं ना। ये लड़का मेरे से कल पूछता था, ये आपने पूजा में लिखा है पुण्य पाप का करूं विवेचन, पुण्य पाप का करूं विवेचन, विवेचन करूं। हमारा अच्युतकांत मेरा सेक्रेटरी खड़ा हो, लोग तो जाने तेरे हो कम से कम। दादा ये विवेचन क्या होता है? मैंने कहा ये शास्त्री हो गया फर्स्ट क्लास फर्स्ट, कि विवेचन नहीं जानता है, तो ये सब नहीं जानते होंगे, तो मुझे सबको विवेचन बताना पड़ेगा। बताऊं जो इसे बताया था। ये 3 विद्वान हुए हैं 2000 वर्ष पहले। कौन कौन? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। 3 विद्वान हुए, उसमें अरस्तु जो हुआ है उसका ये सिद्धांत है विवेचन का। क्या है सिद्धांत विवेचन का? आप लोग भी नहीं जानते होंगे, आप भी सुन लो। जब कोई के कब्जियत हो जाती है, पेट में कब्जियत हो जाती है ना, तो वैद्य के पास जाते हैं, तो कुछ चूर्ण ऐसे होते हैं कि जिनसे दस्त लग जाता है, तो उन चूर्णों को विरेचक कहते हैं, और वो जो दस्त लगने को विरेचन कहते हैं।
क्या? तो अरस्तु ने क्या सिद्धांत निकाला कि एजुकेशन में विरेचन का सिद्धांत होना चाहिए। ये विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भूख लगती है, प्यास लगती है, पड़ास लगती है, लड़ास लगती है। समझ में आया नहीं आया? ये क्या बोल रहे हैं? भूख माने तो समझते ही हो, प्यास माने समझते हो, और पड़ास माने समझते हो ना, पढ़ने की इच्छा होती है, और लड़ास, इन्हें लड़ने की भी इच्छा होती है। तो ये लड़ने की इच्छा इनकी पूरी नहीं होगी तो जो समाज में झगड़ा पैदा करेंगे। इसलिए खेल चलाओ, तो खेलों में उनकी लड़ास का विरेचन होता है। अब समझ में आया क्या है विरेचन? तो उसमें ये लिखा है कि पुण्य पाप का करूं विवेचन, कि मैं ये पुण्य पाप का मल साफ करने के लिए विरेचन करने आया। तेरे से काम नहीं चलेगा, मुझे बताना पड़ेगा बेटा इसका अर्थ। 10 दिन का रखोगे तो मैं भी बताऊंगा। समझ में आया ना? एक एक शब्द पर मैंने कितनी गहराई से विचार किया है, एक एक शब्द वहां कैसा लिखा है, मुझे वो बताने की इच्छा होती है। कोई सुनने वाला तो चाहिए, मुझे इतनी सभा नहीं चाहिए, मुझे तो एक मिले तो भी मेरा काम चलता है। मैं एक को भी रात भर सुना सकता हूं, लेकिन वो मेरी बात जैसे मैं बताता हूं सुने तो मुझे मेरे पहले नींद नहीं आनी चाहिए। हैं? क्या? हमारी तो एक खुराक है। तुम लोगों की ये सब खुराक होनी चाहिए। समय सार हमारा खुराक है, अमृतचंद हमारे खुराक हैं, कुंद कुंद हमारे खुराक हैं, गुरुदेव हमारे खुराक हैं। ये उसका उत्सव है। क्या है इसमें, क्या बताया है वस्तु का स्वरूप? अपनी बात कहाँ चल रही थी कि कितना कठिन काम है, क्या इनके दिमाग पर उत्कीर्ण कराना, परमागम मंदिर बनाना इनके दिमाग को कितना कठिन काम है। कि एक तो कच्चा मटेरियल नहीं मिलता, माँ बाप परेशान करते हैं कि दादा कै साल में छोड़ दोगे, कै साल में छोड़ दोगे। क्यों? हमें दुकान पे बैठाना है, शादी करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा ऐसा ही करना। मेरे पास तो आते हैं ना, ये आया था, ये संजीव गोदा है ना, इसका ससुरा आया था। बोले पंडित जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं कि मैं अपनी लड़की का संबंध है इस संजीव गोदा से करना चाहता हूँ। मैं कहा तुम सेठिया और क्या करोगे? हम मुश्किल से बना बना के विद्वान तैयार करेंगे, वो तुम ले जाना, वो ये कल कारखाना खुलवा देना, और फिर जा करके इसको जंगल में बैठाल कर और कोई ना कोई संगमरमर की मूर्तियां बनवाना, पाटिये बनवाना, और क्या करोगे तुम? बोले यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ऐसा करोगे तुम और कुछ नहीं करोगे? कि नहीं साहब हम आपको वचन देते हैं, ये आपका सहयोग का काम वो जिंदगी भर करेगा, हमने ये उससे वचन लिया है। वो तो बाहर निकला और जे आ गया। बोले दादा ऐसा बोल रहे हैं जी। मैंने अच्छा जाओ करो धंधा। एक वो था अनुभव, मैं तुम्हारे जबलपुर का, तो वो राजू था कानपुर वाला, वो ले गया, मैंने इतना अच्छा विद्वान तैयार किया था, अब वो जाकर के बुनियाने बनता है। मैंने नाम लिया उसका, ये नहीं करने दूंगा मैं। बोले दादा मैंने प्रतिज्ञा करी, उनसे पहले रखी शर्त कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा दादा का, कि नहीं मैं तो नौकरी नहीं करने दूंगा, लेकिन काम करने से नहीं रोकूंगा। उस दिन से इसने तनख्वाह लेना बंद कर दिया है और काम दुगना करता है मेरा। बोलो करूं इसकी प्रशंसा क्या नहीं करूं?
आपको शिकायत है ना कि मैं संजीव गोधा का पक्ष लेता हूं, बोलो क्या कहना है? एक पैसा नहीं लिया और काम डबल किया। और बसंत भाई दिन रात एक करके, कभी कोई विद्यार्थी 5 दिन तो घर सोने नहीं गया। एक किताबें छपानी थी 2-4 मुझे यहाँ लाने के लिए, तो मैं भी लगा रहा, ये भी लगा रहा, और इसके साथ में भी लगे रहे हैं। ये मैंने नया लड़का रखा कि सब कितने बजे से कितने बजे की ड्यूटी है। अच्छा जाओ, तुम्हारी बिल्कुल ड्यूटी नहीं है, तुम बिल्कुल फ्री हो जाओ। यहाँ कोई ड्यूटी फिटी नहीं होती है, यहाँ तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। रात के 2 बजे भी मेरे को फोन जगाना होगा तो जगाऊंगा। बोल, माँ बाप को ला, माँ बाप से पूछूंगा कि भाई ऐसा करना है, लेकिन हाँ साहब दादा आपको जैसा करना हो। ऐसा है भाई, ये बहुत कठिन काम है कच्चा मटेरियल मिलना कि जिसमें ये समय सार हम गोद दें। हम में कितनी ताकत है, कितने दिन और ये काम करेंगे। आखिर तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना ये काम, किसी ना किसी को ये काम करना पड़ेगा ना। ये ऐसे ही तैयार नहीं हो गए हैं, ये विद्वान ऐसे ही तैयार नहीं हो गए। मानो कितनी दिक्कत है कि फिर ये तैयार हूं, अब ये गुदवाने को तैयार हूं और हम गूंदने को तैयार हूं। मानो एक तो कच्चा मटेरियल मिले, माथा मिले, पढ़ने को तैयार हों, हम पढ़ाने को तैयार हों, और फिर इनके एक एक चीज, एक एक स्पेलिंग हमको खोजनी पड़ती है। विरेचन का अर्थ भी बताना पड़ता है। समझ में आया ना? तब ऐसे विद्वान बनते हैं। विद्वान ऐसे ही नहीं बन जाता कोई आदमी है। फिर विद्वान बन के तैयार होते हैं तब धंधे पानी नौकरी, मानो कितनी 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 बातें होती हैं। भभूतमल जी भंडारी साहब संपालाल बैठे ना, हाँ, तुम्हारे पिताजी साहब ने जयपुर में एक विमल का शोरूम खोलने का नक्की किया था। तुम तो छोटे बच्चे हो गए। पहला बैच निकला, बोले पंडित जी कितने विद्यार्थी निकले हैं? 13। मैं 13 ही को रख लूंगा अपने विमल के शोरूम पे, कोई को नौकरी ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैंने कहा तुमने यदि मेरे एक विद्यार्थी को रखा तो मैं तुमको सबसे बड़ा शत्रुओं में अपना नाम लिखूंगा। हैं? मैं तुम्हारा सहयोग कर रहा हूं। मैंने कहा हम बना बना के विद्वान तैयार करें और तुम कपड़ा भी बिचवाओ इनसे। अच्छे ईमानदार आदमी कहाँ मिलते हैं दुनिया में? तुम्हारी दुकान चलाने के लिए मैंने विद्यालय नहीं खोला है। ये कहा था मैंने भभूतमल जी से। तो क्या करूं पंडित जी? मैंने कहा सबको तनख्वाह दो और मैं जो बताऊं मेरी ड्यूटी में लगाओ, काम वो करना। समझ में आया राजेश? अब तू तो अभी पकड़ में आया है, तेरे बाप तो हमारी सारी जिंदगी साथ में रहना है। अम्मा कितना काम किया है कि वो दिमाग में लिखना, अब वो लिख के भी तैयार हो जाए तो फिर भी ये धंधे पानी में ना जाए, नौकरी में ना जाए, फिर वो हमारे इसी काम में रहे। ये कितना कठिन है बोलो। फिर बीमार ना पड़े, फिर और 50 तरह की दिक्कतें नहीं हो, इतना हुआ के, और फिर वो 5 साल पढ़कर कोई विद्वान नहीं बनता। फिर धीरे धीरे अनुभव होते होते ऐसा पंडित जी हमें आप जैसा विद्वान चाहिए, हमारे जैसा विद्वान चाहिए कि हाँ, तो हमारे जैसे विद्वान 5 बरस 60 बरस लगते हैं। 5 बरस में शास्त्री की थी, फिर 60 बरस का अनुभव भी तो है। 24 घंटा इसमें रहे, रोजीना प्रवचन करे, एक दिन भी प्रवचन नहीं छूटा। ससुराल जाओ तो प्रवचन करना पड़े। हमारी हालत तो उन महिलाओं जैसी है, कहीं जाएं रोटी तो बनानी ही पड़ेगी। आप सोचो
इनको विद्वानों को तैयार करना कितना कठिन काम है। बीच बीच में भाग जाते हैं। ये भाग गया ये प्रदीप, क्या ना प्रदीप ही नाम है ना, 2 साल भाग गया। मैंने कहा कहाँ भागता है, बैठ यहाँ। मैं तो मानता हूँ क्या समझ में है ना भाई वो आते और सब इतना जब विद्वान होकर तैयार होता है तो बाल सफेद हो जाते हैं, जबान काम नहीं करती है। अब क्या करे बोलो। ये जो संगमरमर पर लिखा दिए ना परमागम मंदिर में, अब वे बुढ़े नहीं हुए, लेकिन मेरे परमागम बुढ़े होते हैं। अब मेरे विद्यार्थी बुढ़े हो गए, मैं तो बुढ़ा नहीं हुआ और ये बुढ़े हो गए। क्या आप समझ गए ना, यानी यहां बना के माल तैयार नहीं किया और पुराना पड़ना लगता है। फिर निरंतर नए ताल्लुक रखो और पुराने खत्म होते जाएं, तो ये निरंतर की प्रक्रिया है। तब ये कुंद की वाणी बचेगी। तब ये 50 साल में हमने क्या किया है उसका अकाउंट मैं आपको बता रहा हूं। घबराना नहीं, अकाउंट वैसे ही नहीं बताऊंगा। कोई बनिया तुम्हारी रोकड़ निकाल के तुम्हें बताता है तो मुफ्त में नहीं बताता, हिसाब किताब बताता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया कि ये सब ये पैसे मैसे तो बहुत पुरानी बातें हैं, इनमें क्या दम है। ये तो आते रहेंगे, आ जाएंगे। आज तक तो मुझे मांगने नहीं पड़े, आप लोगों ने इतने दिए हैं कि कभी कमी कोई पड़ी नहीं। सचमुच मेरे से लोग कहते हैं कि आपको कोई कमी हो तो बता दो। मगर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। एक भाई आते हैं मेरे पास बम्बई के, अभी यहाँ आए नहीं हैं, आ गए होते तो मैं उनका नाम बता देता। परमात्मा जानता है। तो वो कहते हैं आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो। मैंने कहा मैं नहीं बता, ऐसा नहीं बताऊंगा। तुम देखो, अपने आगे देखो, सुबह विद्यार्थियों के बीच में रहो, सुबह से शाम तक देखो, फिर तुम्हें जो जचे वो तुम करो। मैं तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं। तुम देखो अपनी आंखों सामने क्या काम हो रहा है, विद्वान कैसे बनते हैं, लाभ कैसे बनता है, इनके माथे में कैसे तैयारी होती है, और ये जो काम हुआ है ये कैसे हुआ है उसकी कल्पना तो करो। एक मेरा विद्यार्थी बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा कि इसमें 1.5 2 लाख के इंजेक्शन लगेंगे तो ये बचेगा, नहीं तो ये बचेगा नहीं। क्या करना? हमने कहा लगाओ, 5 साल में फिर बना के एक दूसरा विद्वान बनाएंगे, वो चला जाएगा। यदि ये उतने में ही जो विद्वान बनता है उतने में जो बचता है तो एक विद्वान को बचाना चाहिए। बचा लिया हमने उसे, आज है वो जिंदा। नाम बता दूं? ऋषभ, कोटा उदयपुर में है, बिल्कुल मरने वाला था। आया है? हाथ उठा रही है। क्यों नहीं आया? ऊपर क्यों नहीं आया? बाद की बैच। अच्छा, तो बाद के बैच का होगा। अरे एक साथ ही बुला लेती तो मैं सबको निपटा देता ना। क्यों? क्या मतलब वो ये निरंतर की प्रक्रिया है। एक कुंद से लेकर कांजी स्वामी तक और कांजी स्वामी से आज तक यदि ये प्रक्रिया निरंतर नहीं चलती तो आज का ये सौभाग्य का दिन हमें देखने को नहीं मिलता। और आप ऐसे ही ऐसा फंक्शन, इतनी शांति, कोई जुलूस नहीं, कोई गाजा नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई लेना नहीं। वो एक गाने वाले को क्या बुला लिया, वो बेचारा रोता है। इनको तो अध्यात्म के अलावा कुछ सुना ही नहीं सकते, इनको तो अध्यात्म ही सुनाना पड़ेगा। इनको तो ये बात और कहीं तो चलती ही नहीं, ये बात तो यहीं चल देगी। और ये लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया होगा,
तो अंत में हाथ जोड़ गया, भैया बुलाते रहना बुलाते रहना, मैं तुम्हारे बीच में आता रहूंगा। कैसी रुचि तो देखो, कैसी रुचि तो देखो कि अध्यात्म की ऐसी रुचि कि आत्मा की बात सुबह से शाम तक गाकर सुनाओ, सुना के सुनाओ, गद्य में सुनाओ, पद्य में सुनाओ, सांस लो जिसमें सुनाओ, सुनाओ तो सब सुनने के लिए तैयार। ऐसे श्रोता हमारे लिए मेरे पूज्य गुरुदेव की प्रताप से बोलो क्या चाहिए हमको, कितना पर्याप्त नहीं है। कोई घड़ी ही नहीं देख रहा, मैंने 3 दफे देख ली क्योंकि मैं थक गया हूं। कितना हो गया मुझे मालूम नहीं, सचमुच समय कितना हो गया है? मैंने प्रवचन शुरू किया था तब मुझे पता नहीं है कितने बजे शुरू किया था, 11 भी हुए, अभी मालूम है। सोचो, मतलब ये दिनवाणी की सुरक्षा का उपाय, देव साज गुरु की पूजा समझा रहा हूं मैं आपको। हमने तो ऐसी पूजन की है कि शास्त्र का स्वरूप तो समझे हम। ये शास्त्र हमारे रोम रोम में समाहित हो जाए, इसके लिए है ना, ये हमारे रोम रोम में समाहित हो जाए, ये इसकी असली पूजा है। ये ऐसे अर्घम वाली पूजा इसकी पूजा नहीं है, इससे इसकी पूजा नहीं होती। ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि की वाणी है, उसकी सार भगवान आत्मा है ना। अभी मुझे मालूम बहुत बातें हैं, मुझे आपको एक दूसरे का करता नहीं है ये बताना है। आत्मा में हमें कोई भिखारीपन नहीं रखना है, कुछ मांगना नहीं है ये बताना है, कोई किसी को मार दिला नहीं सकता है ये बताना है, जो मैंने आपको बताया। ये तो बीच में आ गया, तुम लोग ऊपर आ गए तो कि ये बात बताने के लिए विकल्प मुझे बीच में आ गया कि भी विद्वान कैसे बनते हैं, विद्वत्ता किसे कहते हैं, उसकी क्या कीमत है, आप उसकी कीमत तो समझो। आप ऐसा समझते हो कि वैसे भर्ती कर दिया, 5 साल पढ़ने आ गया, इंजीनियर हो गए, बेटा आ गया और वो इंजीनियर करने लग गया, ये ऐसा नहीं है। उन्हें अपनी आत्मा लगानी पड़ती है और हमें अपनी आत्मा लगानी पड़ती है। जब हम अपनी आत्मा लगाते हैं तो हमारे विद्यार्थी अपनी आत्मा लगाते हैं, उन पढ़ाने वाले उन्हें अपनी आत्मा लगाते हैं। इनसे पूछो, मैं सुबह 5 बजे रोजाना उठता हूं और सुबह 5 बजे उठ के लड़के पाठ करते हैं। कौन का काय का पाठ करते हैं? जो टीवी पे प्रवचन आता है ना, वो जिन गाथाओं पर आता है उन गाथाओं से 10 गाथा शुरू के पाठ करते हैं, मालूम। और रोजाना मैं ये बताता हूं कि इस लड़के ने जो पाठ किया था उसने क्या गलती की। पूछो शांति जी कहाँ है, बताओ ना। फिर मैं कह रहा शांति जी आप नहीं सुनते हो। इसने एक गलती की, रोजाना मैं उस 5 बजे की विद्यार्थी की गलती निकालता हूं, मैं सुनता हूं उसका पाठ, वो गाथाएं पढ़ता है। कौन सी? जिन गाथाओं पे टीवी पे प्रवचन आना है उसके पहले की 10 गाथाएं पढ़ता है और उन गाथाओं के उच्चारण में उसने क्या गलती की मैं रोजाना जाके प्रवचन में बताता हूं। ऐसा मैं समझना कि मैं अध्यापक नहीं रहा हूं और जी मैं पढ़ाता नहीं हूं। सब सतर्क रहते हैं। शांति जी सोचते हैं कि अभी दादा बताएंगे, गलती निकालेंगे और मेरे से पूछेंगे कि तुमने नहीं देखी थी गलती क्या। इस तरह से ये विद्वान तैयार होते हैं। मतलब ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको मालूम तो पड़े ये क्या चीज है। ये ऐसे साधारण आदमी नहीं है। वो कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो ये देवसाज गुरु वालों में है, तुम में नहीं है, तुम्हारे साधारण लोगों में नहीं है, जिनके कंठ में 24 घंटा दिनवाणी बसती हो, जिसमें उसके जो रसिया हो, वो जिनका जीवन हो, वो इनका भोजन हो,
उनको यदि वो जिनवाणी मिलने, पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने को मिल जाए तो भोजन की जरूरत नहीं है। मिल जाए तो बढ़िया और नहीं मिल जाए तो बढ़िया। कोई ये शिकायत ही नहीं लाता है कि आज भोजनालय में ये नहीं बना था, ये नहीं मिला था, ये नहीं बना था, ये नहीं मिला था। कोई शिकायत ही नहीं लाता, आता ही नहीं है कोई। शिकायत तो करो, भूल गए, सब भूल गए। समय सार ऐसी ही चीज है जो सबको भुला दे, उसका नाम समय सार है। शांति की स्थापना जिसके माध्यम से हो। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि ये विद्यालय 1000 वर्ष तक चले और निरंतर विद्वान तैयार होते रहें और भविष्य में तैयार होने वाले विद्वान तैयार होते रहें और कभी किसी के दरवाजे पर इस संस्था को पैसे के लिए भीख मांगने नहीं जाना पड़े। ये सारी व्यवस्था आप लोगों को पहले करके तैयार रखना, ये आपकी ड्यूटी है। ये काम विद्वान नहीं करेगा, मेरा विद्यार्थी तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, नहीं करने देता हूं, बिल्कुल नहीं करने देता हूं। ये काम लोग करे, ये मैं नहीं चाहता हूं। अदालत का काम वकील करे ना, बीमारी का काम डॉक्टर करे ना, अकाउंट का काम अकाउंटेंट करे ना, कानून का काम वकील के, वो क्यों करे? पंडित क्यों करे? तो पंडित का काम कौन करेगा? हम यदि ये काम करेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? बोलो। इसलिए सब लोग इस तत्वज्ञान, ये कुंद कुंद की वाणी में समय सारमय हो जाएं। ये 5 दिन में आप समय सारमय हो जाएं, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूं। हाँ जी, अभी 2 मिनट यही रुकेंगे। 1-2 सूचना है। भोजनालय 11:30 से पहले आपको कलिकुंड के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। कृपया शांति से बैठे रहें। लाइन लगती तो हमें तकलीफ होती। 11:30 से पहले कलिकुंड के दरवाजे बंद हैं। कृपया आप 15 मिनट शांति से बैठिए। हमारी कुछ सूचनाएं हैं, वो आपके लिए ही है। आपके सहयोग की हमें बहुत बहुत आवश्यकता है। और भोजन में भी सबसे पहले बहनें जाएंगी। साधर्मी भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और हमें हमारी व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे। अभी जो डॉक्टर साहब